मुझे लगता है कि इन्होंने अल्ट्रासाउंड पे देख के ना। नो मैम पलपेट की है, लेकिन वो मतलब ऑन रेस्पिरेशन ही पलपेट की थी, उसको डीप रेस्पिरेशन करवा के। हाँ। लेकिन उसको मेजर नहीं किया कि मेजर करना बहुत जरूरी है, आप नहीं भूलना। ओके मैम। अच्छा एनीवेज, अगर स्प्लीन इसकी इनलार्ज्ड है तो डिपेंडिंग अपॉन के हमारी जो कॉमन जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसमें डीसीएलडी होती है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो प्रैक्टिकल से डिजीज हो जाएगा। तो हम कौन से टेस्ट इसको एडवाइस करेंगे, ये तीसरा स्टेप है। पहले आपने बताने हैं नॉन इन्वेसिव और फिर बताने हैं इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में हम क्या टेस्ट प्लान करेंगे? सबसे पहले तो बेसिक करेंगे ना, सीप से देखेंगे, हो सकता है उसमें एनीमिया पहले आ रहा है तो एनीमिया की होगा। ठीक है, और एंडोस्कोप, लिम्फोप्रोलिफरेटिव माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है तो पैंसाइटोपिनिया। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर के ऊपर हो सकता है कोई ब्लास्ट सेल्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, एलएफटीज माइट बी डिलीटेड। ठीक है, और सीबीसी पे प्लेटलेट्स कम मिल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डीसीएलडी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। उसके पेप्टिक अल्सर पे एंडोस्कोपी भी करवाएंगे ताकि मैंने कहा पहले इन्वेसिव एंड देन नॉन इन्वेसिव। अब इन्वेसिव पे आए और नॉन इन्वेसिव। मैम वैसे तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, वो भी नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव स्पेसिफिक टेस्ट जो उसको डायग्नोज करते हैं। नॉन इन्वेसिव स्पेसिफिक टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में क्या नजर आएगा? डीसीएलडी में क्या क्या नजर आ सकता है? लिवर शंकन, और स्प्लीन एनलार्ज और पोर्टल वेन डायलेशन और एसाइटिस भी है। ठीक है, और अगर कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है तो अगेन हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और साथ में लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? फिर आ जाते हैं इन्वेसिव, उसमें क्या करेंगे? हेमाटेमेसिस, एंडोस्कोपी। उसमें अगर डीसीएलडी होगा तो क्या नजर आएगा? वेरिसिस मिलाइसिस। अगर कोई अल्सर होगा या गैस्ट्राइटिस होगा तो वो नजर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? मैम उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्टमक की चेंज लाइनिंग जो होती है मुकोसा वो भी तो चेंज हो जाती है। नहीं, वो इतना कोई खास असर नहीं आता। फिर आ जाता है चौथा स्टेप लॉन्ग केस, और वो है कि ट्रीटमेंट। अगर डीसीएलडी है, पेशेंट हेमाटेमेसिस के साथ आया है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करें? मैम उसका वो वही स्क्लेरोथेरेपी पहले ट्राई करेंगे ना। सबसे पहले तो हम स्क्लेरोथेरेपी नहीं ना कर सकते। जब हमारे पास ईआर में मरीज आया है तो उस वक्त वहां तो एंडोस्कोपी की सहूलियत नहीं होती है, तो इमीडिएटली हमने क्या करना है? ब्लड देंगे उसे पेशेंट को। सबसे पहले हमने उसका एबीसी देखना है। अगर वो स्टेबल है तो फिर उसके बाद हमने उसको सेंडोस्टैटिन जो कि सोमेटोस्टैटिन एनालॉग है और स्प्लैंक्निक वेसोकंस्ट्रिक्टर है, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करता है, उसकी इंक्रीज 50 माइक्रोग्राम स्टैट एंड देन 50 माइक्रोग्राम पर आवर। दूसरी ऑप्शन है आपके पास जो कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज टर्लीप्रेसन। टर्लीप्रेसन भी वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वो भी आप जो है वो दे सकते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेबल है, उसके ज्यादा अच्छे नताइज निकलते हैं। सिर्फ वो है कि पूछ लें आप मरीज से कि उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं, क्योंकि वो कॉर्नरी वेसोकंस्ट्रिक्टर भी होता है। तो टर्लीप्रेसन या सोमेटोस्टैटिन आप उसको फौरी तौर पे शुरू करा देते हैं। इसके अलावा डीसीएलडी के मरीज के अंदर जो है वो आप डुफ्लेक देते हैं या लेक्टोडेल जिसको कहते हैं, और उसके 3-4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि डीसीएलडी के अंदर हेपेटिक एन्सेफलोपैथी को प्रिवेंट करते हैं। वो क्या क्या है? किसी ने शेयर भी किया था? यस मैम। बताओ। नंबर मैम अमोनिया को प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं। अमोनिया आपकी बहुत टॉक्सिक चीज होती है, उसको नॉर्मली लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर उसका काम नहीं कर रहा है ऐसे मरीज का, तो ये जो लेक्टोडेल होता है ये अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करवा देता है। पहली बात। नंबर 2 मैम, दूसरा मैम ये प्रोकैरियोटिक होते हैं तो जो है ना उसकी मतलब वहाँ पे उसकी Bowel movements को enhance कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उनको कम टाइम लेते हैं और उसकी वजह से जो है ना एक्सक्रीशन जो है ना स्टूल को जब पेटी के साथ बाहर निकालेंगे तो स्टूल ही बेसिकली अमोनिया बना रहा है ना, तो वो साफ हो जाएगी, आपकी गट जो है वो साफ हो जाएगी। और मैम इसके साथ जो यूरिया फार्मिंग बैक्टीरिया या बैक्टीरिया होते हैं मैम वो भी इसके साथ जो है ना वो उनकी एक्सपोजर प्रोकैरियोटिक और 4 थे, चौथा भी मैम चेक कर लो।
ठीक है, तो हम उसको ड्यूफिलेक्ट देंगे। इसके अलावा जितने भी पेशेंट होते हैं अपर जीआई ब्लीड के, उनको हम जो है वो एंटीबायोटिक भी देते हैं, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खास तौर पे इनकी जब हम एंडोस्कोपी करवा लेते हैं और बैंडिंग करवा लेते हैं, बैंडिंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, रबर बैंड इसमें अप्लाई करते हैं वेरिक्स के ऊपर। तो रबर बैंड जो होता है वो क्या करता है कि उस वेरिक्स को का निक्रोसिस कर देता है। तो पहले अप्लाई करते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि वेरिक्स अभी बची भी है, नहीं अगर बची होती फिर अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि वो निक्रोज होकर स्लफ ऑफ हो जाए। तो एंडोस्कोपी के बाद तो हम लाजमी तौर पे उसको एंटीबायोटिक कवर जरूर देते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स को कवर करे, जो कि सिर्फ आपकी क्विनोलोन्स आ जाती हैं और आपकी फ्लैजिल मेट्रोनिडाजोल होती है, या 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन और फ्लैजिल या क्विनोलोन और फ्लैजिल। तो ये जरूर देते हैं, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं डीसीएलडी के पेशेंट्स के अंदर, वो गट से अराइज होते हैं, और गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं या एनारोब्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम रेफिक्सा भी देते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक है, रेफेम्पासिन से मिलती जुलती, रेफिक्सामीन उसको कहते हैं, वो भी हम इन मरीजों को देते हैं। 550 मिलीग्राम एक सुबह शाम, जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा को कम करती है और चांसेस ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को कम करती है। ठीक है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसकी है बैंडिंग, लेकिन हम उससे पहले सेंडोस्टैटिन 48 आवर्स के लिए चलाते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो तो उसको हम ब्लड भी दे सकते हैं, एफएपीज भी दे सकते हैं। उसका हीमोग्लोबिन हमें 7.5 एटलीस्ट करना होता है, इससे ज्यादा नहीं लेके जाते, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर 7.5 जो है वो आपका हीमोग्लोबिन को उसको मेंटेन करना है। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर पोर्टल हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। तो बैंडिंग, लेक्टोडिल, एंटीबायोटिक्स, और अगर हमें नहीं पता कि ये डीसीएलडी है या ये पेप्टिक अल्सर है तो फिर हम साथ ओमेप्राजोल इन्फ्यूजन भी चला देते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास डेफिनेटिव डायग्नोसिस आ जाए एंडोस्कोपी के बाद। ठीक है जी, ओके।